नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविसर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सवालों के जवाब में। दोस्तों जो पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जो किसी के साथ घटना घटित होने पर थाने पर दर्ज किया जाता है, आप लोग समझ हो गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं प्रथम सूचना रिपोर्ट की या एफआईआर की। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे दर्ज होता है, किस कानून के तहत दर्ज होता है, कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग कहते हो साहब हमने तो लिखवा दिया मुकदमा, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा किस कानून के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, किन मामलों में जो है गिरफ्तारी कर सकती है, किन मामलों में गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, कानून क्या कहता है, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अपराध है, कोई भी अपराध होने की जब सूचना थाने पर प्राप्त होती है तो वो अपराध दो प्रकार से हो सकता है। एक अपराध होता है संज्ञेय या कॉग्निजेबल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा होता है असंज्ञेय या अंग्रेजी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या अपराध। अब आप कहोगे यार ये संज्ञेय असंज्ञेय में क्या बता रहे हो हमको, अरे खुल के बताओ थोड़ा। तो मैं बताता हूं आपको। ऐसे मामले जिन मामलों में पुलिस एफआईआर करने के बाद तत्काल विवेचना करने की शक्ति रखती है, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सकती है, उन मामलों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है। हालांकि कुछ धारा 41(1) और 2 करके जो है अभी संशोधन भी हो गया है, तो तमाम धाराएं में तत्काल गिरफ्तारी पर जो है कंडीशन लगा दी है। लेकिन फिलहाल जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस मुकदमे में जिस अपराधों पर तत्काल पुलिस विवेचना कर सकती है उनको संज्ञेय कहते हैं, और जिन मुकदमों की विवेचना तत्काल नहीं शुरू कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के, उनको असंज्ञेय कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज है जो है मैंने बताया। अब थोड़ा सा किस धारा क्या कहती है, कानून क्या कहता है, मैं बताता हूं। जब जो है किसी थाने पर कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, संज्ञेय अपराध मैंने बताया आपसे, जिसमें आप तत्काल एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं। तो जो भी वहाँ भारसाधक अधिकारी है या उसके नीचे काम करने वाला, उसके साथ काम करने वाला जो भी जिम्मेदार व्यक्ति कार्यालय पर है, उसका दायित्व है कि जैसे ही जो है सूचना संज्ञेय अपराध की मिले, मुकदमे को तत्काल दर्ज करे। हो यह कहता है धारा 154(1) सीआरपीसी कि कौन कहता है, धारा 154(1) सीआरपीसी। और मित्रों एफआईआर एक ऐसा कागज है जिस पर वादी के हस्ताक्षर होते हैं। पूरी विवेचना में और कहीं भी जो है जैसे पंचायतनामा हो गया, पोस्टमार्टम पंचायतनामा हो गया या और कोई कागज हो गए, तो उस पे वादी के दस्तखत कराए भी जाते हैं, नहीं भी कराए जाते हैं। उससे जो है कई बार नहीं भी होते हैं वादी के दस्तखत, कई बार करा लिए जाते हैं। लेकिन जो एफआईआर होती है उस पर मस्ट है कि जो है उस पर वादी के दस्तखत हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है न्यायालय के लिए, क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि वादी ने जो दिया है उसने पढ़ करके सोच समझ करके दिया है। ठीक है, अब जैसे बयान है तो उस पर दस्तखत नहीं होते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन जो है एफआईआर ऐसी चीज है जिस पे दस्तखत होते। अब जब एफआईआर 154(1) सीआरपीसी के तहत दर्ज हो गई तो आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि उसकी नकल जो है एफआईआर की, वो बिना कोई शुल्क लिए निःशुल्क वादी को दी जाए। ये कौन धारा कहती है, ये धारा कहती है 154(2) सीआरपीसी। अब लो, अब जो है ना एफआईआर दर्ज हुई, ना उसकी नकल दी गई जो है वादी को, तो वादी क्या करे, कहाँ जाए। तो आप कहते हो कि मतलब कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए, तो मैं बताता हूं, वादी जाए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, और पुलिस अधीक्षक महोदय संज्ञेय अपराध पर सीधे आदेश कर सकते हैं प्रभारी अधीक्षक को कि एफआईआर दर्ज किया जाए। कई बार एक सवाल लोग पूछते हैं कि आज सीओ साहब को और एडिशनल साहब को जो है एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है कि नहीं है। तो मैं इसका जवाब आपको बताता हूं कि सीओ
और एडिशनल साहब को जो है बतौर सीओ या बतौर एडिशनल एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। उनको जो अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का, वो धारा 36 सीआरपीसी के तहत जो थानाध्यक्ष के अधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में वही शक्तियां प्राप्त हैं जो उनके अधीनस्थ को प्राप्त हैं। तो जैसे हम थानाध्यक्ष हुए, कोतवाल हुए, तो हमारे जो सीओ साहब हैं उनको हमारे अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। एडिशनल साहब उस अधिकार के तहत एफआईआर दर्ज कराते हैं, क्योंकि थाने के बाद जो है वो अधिकार जो पद के हिसाब से सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय को है। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गए आप लोगों को। 154(1) सीआरपीसी एफआईआर दर्ज करें थाने, 154(2) सीआरपीसी उसकी निःशुल्क जो है कॉपी दें, और 154(3) सीआरपीसी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कप्तान साहब एफआईआर दर्ज कराएं। ये क्लियर हुआ मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय मतलब जिसमें तत्काल आप एनसीआर दर्ज करते हैं और उसमें जो है तत्काल गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, तत्काल विवेचना नहीं शुरू कर सकते हैं बिना न्यायालय के आदेश के, बिना माननीय न्यायालय की अनुमति के जो है नहीं दर्ज कर सकते हैं। तो जो है अगर कोई ऐसा अपराध थाने में आता है तो उसको 155(1) के तहत दर्ज किया जाता है। ठीक है, 155(2) में जो है ये प्रावधान है कि आप वादी से कहें कि भाई अपना अदालत जाओ और अदालत से, न्यायालय से अनुमति लो विवेचना के लिए, और या मतलब आप खुद भी रिपोर्ट दे सकते हैं। हम लोग तो कई बार देखते थे कि वादी जो है बहुत ज़्यादा अदालत दरबार करने के चक्कर में नहीं है, मतलब स्थिति में नहीं है, गरीब आदमी बहुत कहाँ दौड़ा दौड़ा घूमेगा, तो हम लोग खुद ही रिपोर्ट दे देते थे न्यायालय को, जो है अनुमति मांग लेते थे कि इस तरह से ये एनसीआर दर्ज हुई है और इसमें विवेचना करने का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। न्यायालय जो है माननीय न्यायालय आदेश कर देते थे। अब 155(2) ये हो गया कि न्यायालय एनसीआर की विवेचना करने का आदेश देगी। 155(3) आ गया, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हालांकि याद है हमको लेकिन तनिक देख लें हल्का सा। वो पुर्जी उर्जी वाला टाइप का नहीं जिसे होता है। हाँ, इसमें ये कहते हैं कि अगर जो है जो जब न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा तो विवेचक को विवेचना करने का वही अधिकार प्राप्त हो जाता है जो संज्ञेय अपराध में, हालांकि गिरफ्तारी का अधिकार नहीं मिलता है। ये 155(3) है। 155(4) कहता है कि अगर कोई ऐसा मुकदमा लिखा गया है जिसमें धाराएं कुछ संज्ञेय हैं कुछ असंज्ञेय हैं तो वो पूरा मामला जो है संज्ञेय समझा जाएगा। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया 155 तक। अब 156(1) में आ जाइए। 156(1) में यह है कि संज्ञेय अपराध दर्ज होने पर विवेचक को विवेचना करने की संपूर्ण शक्ति है, वो विवेचना प्रारंभ कर सकता है जो है बिना किसी बाधा के, बिना किसी की अनुमति के। नहीं, अब अनुमति से मतलब यह है कि अपने थाने में तो उसका जब उसको अलॉट होगा तभी, ऐसे नहीं कि मतलब जो है मुकदमा हुआ और लिख लिए चीख और चल दिए घर से कि हम जा रहे हैं विवेचना करने। जो थानाध्यक्ष है वो आपको अलर्ट, मतलब अलग से किसी के आदेश की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, 156(1). 156(2) कहता है कि अगर कोई अनियमितता विवेचना में होती है, कि मतलब जैसे विवेचक को विवेचना करने का पता लगा, जैसे कई बार होता है कि एससीपी को कुछ अधिकार नहीं है, वो विवेचना कर दिया, कुछ अधिकार हमको विवेचना करने का जिन धाराओं में नहीं उसमें हमने विवेचना कर दिया, तो वो बात का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन इस आधार पर विवेचना खारिज नहीं की जाएगी, यह कानून कहता है। कानून ये कहता है कि अगर जो है कोई अनियमितता विवेचना पाई जाती है तब भी विवेचना खारिज नहीं की जाएगी। जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, और वो अलग है कि जांच पड़ताल किया जाए, दोषी है उसको दंडित किया जाए, विवेचक अगर दोषी है तो उसको भी दंडित किया जाए, लेकिन वो विवेचना नहीं खारिज होगी। और फिर इसके बाद अगर आपका मुकदमा जो है थाने ने भी नहीं लिखा है, आपका मुकदमा कप्तान साहब ने भी नहीं लिखवाया, तो आप माननीय न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं। वो 156(3) के तहत होता है। ज़्यादातर मुकदमे जो है 156(3) में भी लिखाए जाते हैं। हालांकि कई बार जो है चूंकि जो है छोड़िए, मैं इतना ही कहूँगा कि 156(3) में माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे और वो एफआईआर की कॉपी थानाध्यक्ष से सीधे मांगे। तो हमें लागत है मुकदमा के बारे में तो तू लोग क्लियर हो।
बस इतने कहना है कि झूठे झूठे मुकदमे मत लिखवाइए। लड़कों के खिलाफ जो पढ़ने वाले लड़के उनके खिलाफ मुकदमा लिखा तो बहुत फ़ोन मेरे पास आता है कि सर हमारा हो गया है एक मुकदमा अटका, तो ये न करिए। बच्चों को बहुत जो है, और ज़्यादा मुकदमेबाजी अच्छी भी नहीं होती है। हाँ, जहाँ जेन्युइन है वहाँ लिखाया जाए, है ना, समझ गए। चलो ठीक, जय हिंद जय भारत।